हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अगर आप मेरे चैनल से अपडेटेड हैं तो उर्दू अनुवादक का क्वेश्चन सीरीज़ मैं चला रहा हूं और ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन सीरीज़ हो गए हैं, जो कि आज मेरा 13वां क्वेश्चन सीरीज़ है। दोस्तों, जो भी उर्दू अनुवादक के परीक्षार्थी हैं वो ज़रूर इन वीडियोज़ को देखें, उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो देखिए और कोशिश कीजिए कि शुरू से वीडियोज़ को देखने की कोशिश कीजिए। तो आज मेरा जो पार्ट है वो है 13वां पार्ट, उर्दू अनुवादक पार्ट 13 का हम आज क्वेश्चंस देखेंगे और ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। आपको देखने के बाद अंदाज़ा लगेगा कि जो कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपके उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सारे एरियाज़ को कवर किया जाता है, यहाँ तक कि नंबर्स को भी कवर किया जाता है, ताकि इससे एक तरह का ओवरऑल आपका अंदाज़ा बन सके किस तरह के पेपर होते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 में कहा जा रहा है कि ये आपके कुछ डिजिट्स हैं। मैं इसको अभी नहीं पढ़ूंगा डिजिट क्या है। ये आपके डिजिट हैं, इसका अंग्रेज़ी कह सकते हैं कि इसका अंग्रेज़ी डिजिट क्या होगा या अंग्रेज़ी नंबर क्या है। ये आप डिजिट देखिए और दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और क्वेश्चंस को आप नोट करते जाइए और उसके आंसर को भी टिक करते जाइए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। तो मेरे आंसर के सुनिए, फिर कोशिश कीजिए कि आप खुद इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो ये जो डिजिट्स हैं इसको अंग्रेज़ी या इंग्लिश डिजिट में क्या बोलेंगे। एक में है 130 है, 2 में है 230 है, 3 में है 350 है और 4 में है 450। तो दोस्तों इसका जवाब आप तभी दे पाएंगे जबकि आप इसको समझेंगे। जब इसकी तफहीम आपके पास होगी तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, जब तक आप नहीं समझेंगे। तो दोस्तों ये उर्दू का डिजिट है जो कि 350 है। जैसे ही आपका जहन गया 350, ये उनके लिए है जो उर्दू गिनती नहीं जानते हैं। तो ये 350 है तो ऑटोमेटिक आपका जहन जाएगा कि 350 तो इसमें दिया गया है, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप ज़रूर उर्दू यहाँ तक की कोशिश कीजिए, हिंदी के जो नंबर्स हैं उसे रोमन नंबर को भी देख लीजिए, इंग्लिश के जो नंबर्स हैं उन्हें देख कर जाइए। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएं और आपको यहाँ पे टिक करना पड़े। तो अगर आप समझे रहेंगे तो आपका 1 या 2 नंबर आपके हाथ से जाने नहीं पाएगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में कहा जा रहा है कि मज़कूरा क्या है। ये लफ्ज़ मज़कूरा के बारे में बात हो रही है कवायद के हवाले से। मज़कूरा क्या है, तो जो कि यहाँ पे ऑप्शन आप में है आपके हैं, ए में फ़ाइल, 2 में मफ़ऊल, 3 में फ़िल, 4 में हर्फ। तो मज़कूरा क्या है आपको ये बताना है। ये उर्दू कवायद से लिया गया है। तो आपको बताना है कि क्या है, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़िल, हर्फ। तो अगर पता है तो आप आंसर टिक कर लीजिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि हमारे कितने सही हुए। तो दोस्तों ये ज़िक्र से बना है, ज़िक्र, ये लफ्ज़ ज़िक्र से बना है। मज़कूर क्या बना है दोस्तों, ज़िक्र से बना है मज़कूर। ये मज़कूर आपका क्या है, मफ़ऊल है। तो ये आपका हो जाएगा मफ़ऊल। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं मेंशन्ड, MENTIONED। तो ये मेंशन्ड इसका इंग्लिश होता है और इसको उर्दू में मज़कूरा बोलते हैं। जिस तरह की एबो मेंशन्ड, एज एबो मेंशन्ड, जैसा कि मज़कूरा है यानी ऊपर जिक्र किया गया है। तो इस तरह मेंशन्ड के माने में ये होता है इंग्लिश में, और उर्दू में उसको बोलते हैं मज़कूरा। और जब का ये इंग्लिश में जाइएगा तो इसका हो जाएगा ये पास्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म इसे हम कह सकते हैं। और उर्दू में आइएगा तो ये आपका मफ़ऊल हो जाएगा। तो इसे भी थोड़ी सी फर्दर इन्फॉर्मेशन है, जहन में नशीन कर लीजिए। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 3 नंबर में कहा जा रहा है जुमला इस्तेजाबिया की अलामत क्या है। जुमला इस्तेजाबिया की अलामत क्या है, तो आपके लिए दुश्वारी यहाँ पे है कि जुमला इस्तेजाबिया किसे कहते हैं। जैसे ही आप जुमला इस्तेजाबिया करेंगे ऑटोमेटिक उसके आंसर तक आप पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों कोशिश ये कीजिए कि जो सवाल आपसे पूछा जाए उसके लफ्ज़ को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि जुमले इस्तेजाबिया क्या है। इसको जब तक नहीं समझेंगे आपके ऑप्शन जो हैं, ऑप्शन तक पहुंचना ये आपका लगव होगा, मीनलेस होगा, बेफ़ायदा हो जाएगा। तो जुमले इस्तेजाबिया को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लामेटरी, EXCLAMOEXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी आपका जो सेंटेंस होता है उसे बोलते हैं जुमला इस्तेजाबिया। जुमला इस्तेजाबिया दोस्तों उसे कहते हैं कि अचानक इंसान के मतलब किसी इंसिडेंट या किसी वाक़े के तहत वो ऑटोमेटिक उसके ज़बान में कुछ अल्फाज आ जाए,
जैसे कहते खुशी की बात सुन के कहते वाह हाउ इट हैपेंड। तो इस तरह के जो जुमले निकलते हैं सडनली, तो वहाँ जो सिंबल्स यूज़ करते हैं तो ये सिंबल यूज़ किया जाता है। आपका ऑप्शन 1 जो है ये सिंबल वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये किसका सिंबल है? जुमले इस्तेजाबिया का ये सिंबल है। इसे आप क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क बोलते हैं इसे हम। इसे क्वेश्चन, ये आपका फुल स्टॉप है या आपका कॉमा है। तो ये सिंबल्स भी आप ज़रूर याद करके जाइएगा। ये आपके उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं और आपके इंग्लिश में भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसे आप जहन नशीन कर लीजिए सारे। पहला आपका है जुमला इस्तेजाबिया है, दूसरा क्वेश्चन मार्क है, और तीसरा जो है फुल स्टॉप है, चौथा जो है कॉमा है। तो इसे भी आप देख लीजिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो और तो लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उर्दू अनुवादक के अगर उम्मीदवार है या फिर उर्दू के किसी भी इम्तिहान के उम्मीदवार हैं तो काफ़ी फ़ायदा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन बगल में बटन होगा, दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए या फिर मैं लाइव कभी आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पता चले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आप अपडेट रहें उर्दू के हवाले से। तो देखते हैं सवाल नंबर 4, भूगोल का उर्दू तर्जमा क्या होगा? भूगोल का उर्दू तर्जमा क्या होगा? कह सकते हैं कि ये वोकैबुलरी को मजबूत करने के लिए मैं लेकर आया हूँ। मेरा मकसद ये होता है, अगर मैं ऑप्शन दे के यहाँ पे करवा रहा हूँ तो मैं ये भी कर सकता था कि आपको सिर्फ वर्ड्स लिख के उर्दू हिंदी इंग्लिश करके ला देता, लेकिन वो मुझे नहीं लगा कि वो माना खेज होगा या फिर कम्प्रिहेंसिव होगा या अंडरस्टैंडेबल होगा कि आप उसे समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ अगर भूगोल को आप समझ ले रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि फिर आप कभी ये मुस्तकबिल में या फ्यूचर में इसे भूल पाएंगे। इसलिए कि यहाँ पे एक तरह का क्वेश्चन MCQ के ज़रिए जब आप समझ लेते हैं जिस चीज़ को, वो ऑटोमेटिक आपके जहन में बैठ जाता है। तो भूगोल का उर्दू तर्जमा क्या होगा? आपके ऑप्शंस: ए में तारीख़, 2 में सियासत, 3 में आसमान, 4 में जोग्राफिया। तो दोस्तों भूगोल ये हिंदी का है, तो इसका मैं पहले इंग्लिश बता दूं। कुछ लोग होंगे कि भूगोल का कुछ लोग उर्दू में इसे जानते होंगे, कुछ इंग्लिश में जानते होंगे, कुछ हिंदी में जानते होंगे। किसी को हिंदी इंग्लिश में पता होगा, किसी को हिंदी उर्दू में पता होगा, ऐसा होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको तीनों में पता होगा। तो जिनको नहीं पता तीनों में, वो तीनों को समझ लें, ताकि कहीं से भी अगर पूछा जाए तो आप उसको आसानी से कर सके। इसको बोलते हैं जियोग्राफी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको जियोग्राफी, GEOGRAPhy, जियोग्राफी इसको बोलते हैं जियोग्राफी आपका इंग्लिश में। और आपका जोग्राफिया इसको बोलते हैं आपका उर्दू में। तो ऑप्शन ये 4 जो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या हुआ? हिंदी में इसको बोलते हैं भूगोल, उर्दू में जोग्राफिया और इंग्लिश में जियोग्राफी। तो आपका जो जिनको नहीं पता था वो तीनों समझ ले, भूगोल, जोग्राफिया, जियोग्राफी। आपको कभी भी दिक्कत हो वीडियो को आप रिवीजन करके देखिए, आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। इसी वजह से मैं इतना मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन सीरीज तैयार करता हूँ, ताकि एक तरह का अच्छे पैटर्न में रहे और आप काम करें। सवाल नंबर 5 देखते हैं, साहित्य का उर्दू तर्जमा क्या होगा? साहित्य का उर्दू तर्जमा क्या होगा? एक लफ्ज़ हिंदी का साहित्य, उसका उर्दू मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए में आपका दिया है गज़ल, 2 में नसर, 3 में अदब, 4 में हुनर। आपको बताना है गज़ल, नसर, अदब, हुनर। दोस्तों ये साहित्य आपका हिंदी का लफ्ज़ है, जिसके माने की उर्दू में आपका हो जाता है अदब। ये अदब आपका हो जाता है उर्दू में, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेचर, LITERATURE, लिटरेचर। तो साहित्य का उर्दू भी समझ लीजिए, इंग्लिश भी समझ लीजिए, और हिंदी तो आप समझ ही गए। साहित्य, उर्दू, लिटरेचर, तो ये तीनों अदब के माने में या साहित्य के माने में या फिर लिटरेचर के माने में एक दूसरे से मुतबादिल अल्टरनेट होकर इस्तेमाल होते हैं। तो सवाल नंबर 6 देखते हैं, सवाल नंबर 6 देखेंगे। और अगर आप पहली बार हैं और सोच रहे हैं कि आप उर्दू की तैयारी सही तरीके से करें तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अच्छे से फ़ायदा हो सके। सवाल नंबर 6 की जानिब हम बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ कंटेंट इनटू उर्दू? दोस्तों ये वीडियो चूँकि हैंड रिटन है, तो आप इसे अच्छे क्वालिटी में देखें तो आपको साफ दिखेगा। अदरवाइज़ अगर लो क्वालिटी में, लो रिजोल्यूशन में देखेंगे तो दिक्कत होगी। आप इसको हाई क्वालिटी करके देखिए, आपको साफ दिखेगा।
व्हाट इज़ द मीन ऑफ कंटेंट इनटू उर्दू? कंटेंट CONTENT, कंटेंट का उर्दू क्या होता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन ए में सबक, 2 में किताब, 3 में मवाद, 4 में आराम। अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप टिक कीजिए, सबक, किताब, मवाद या फिर आराम। तो कंटेंट का जो उर्दू होता है दोस्तों वो होता है आपका मवाद। क्या? आपके पास जो मवाद होता है उसे हम बोलते हैं कंटेंट। तो ये ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कंटेंट मीन्स कह सकते हैं कि टीचर के पास पढ़ाने का कंटेंट नहीं है। अगर टीचर के पास कंटेंट नहीं होता है, उसके पास मवाद नहीं होता है, तो क्लास में जाकर वो अपना टाइम पास करता है। लेकिन अगर उसके पास कंटेंट होता है, वो रिवीजन या स्टडी करके किताब को जाता है, तो उसके पास अच्छा खासा कंटेंट होता है, मवाद होता है, तो बच्चों को वो टॉपिक से भटकने नहीं देता, बल्कि अकॉर्डिंग द टॉपिक पैटर्न वो चलता है, तो उसे कहते हैं हम मवाद। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7, इंडेक्स का उर्दू तर्जमा क्या होगा? इंडेक्स का उर्दू तर्जमा क्या होगा? आपके ऑप्शंस ए में फहरिस्त है, 2 में कतार है, 3 में ख़जाना है, 4 में दौलत। अगर आपको पता है तो बताइए इंडेक्स का उर्दू तर्जमा क्या होगा? फहरिस्त, कतार, ख़जाना, दौलत। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है पहले मैं बता दूं, फहरिस्त। क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फहरिस्त। जिस तरह हम कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब के पहले ही पेज पे दिया रहता है इंडेक्स होता है, या फिर कंटेंट करके भी दिया जाता है। तो एक तरफ होता है कंटेंट यानी लेसन्स के नेम होते हैं, और फिर बगल में इंडेक्स होता है इशारिया फहरिस्त जिसमें नंबर्स वगैरह दिए जाते हैं। तो एक तरह का इंडेक्स जो ये फहरिस्त के माने में इस्तेमाल होता है। कतार कहते हैं लाइन को, क्या कहते हैं? कतार। ख़जाना कहते हैं ट्रेजरी को, दौलत भी उसी माने में है। तो हमारा जो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंडेक्स का उर्दू तर्जुमा होगा फहरिस्त। तो सवाल नंबर 7 का ए बिल्कुल 1 जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8, 2 के बीच की अंग्रेज़ी क्या होगी? 2 के बीच की अंग्रेज़ी क्या होगी? एक लफ्ज़ है 2 के बीच, लफ्ज़ ना कह के बल्कि एक सेंस में हम लेते हैं कि 2 के बीच में जो हम इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि मतलब 2 के बीच में तकसीम कर दो, 2 के बीच में दे दो, तो उसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड आता है वो क्या होता है? आपके ऑप्शंस ए में विदिन है, 2 में बिटवीन है, सी में एमंग है, 4 में ऑल। मतलब तीनों जो है तीनों हो जाएंगे। 4 में कह रहा है कि तीनों हो जाएंगे। तो आपको बताना है विदिन क्या है, बिटवीन क्या है, एमंग क्या है। 2 के बीच की जो इंग्लिश होती है वो आपका बिटवीन। क्या दोस्तों? बिटवीन। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और आपको हाई से हाई एग्ज़ाम में उर्दू के इस तरह क्वेश्चंस, इंग्लिश के इस तरह क्वेश्चंस या आपके ग्रामर से पूछ लिए जाते हैं, जो कि जो फ़र्क नहीं कर पाते हैं वो गलत करके आ जाते हैं। विदिन बोला जाता है के अंदर। आई विल ट्राई टू कंप्लीट माई वर्क विदिन 1 मंथ। मैं कोशिश करूँगा कि अपने काम को 1 महीने के अंदर अंदर पूरा कर दूं। और एमंग होता है मोर देन 2 पर्सन्स। जैसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट द फूड एमंग द पीपुल, लोगों के बीच में। डिस्ट्रीब्यूट द फूड बिटवीन यू एंड हिज और हर, तो ये बिटवीन के लिए आता है। और विदिन आ गया तो मतलब हम सारी चीज़ों को समझ लिए एग्जाम्पल के थ्रू। तो 2 के बीच के लिए जो आपका इस्तेमाल होता है वो होता है बिटवीन। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा इमला दुरुस्त है? यहाँ पे आपका डिक्टेशन चेक किया जा रहा है। डिक्टेशन, इमला को बोलते हैं डिक्टेशन। तो डिक्टेशन DICTATION, तो डिक्टेशन कहते हैं इमला को। तो इसे भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि इमला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। कौन सा इमला दुरुस्त है? अलिफ में गरीब, ए में गरीब, और 2 में ख्वाजा, 3 में नबी, 4 में नाकिस। तो आपको बताना है, अगर आपका उर्दू डिक्टेशन सही है तो आपको बताना है इस तरह। आपको जिस तरह डिक्टेशन यहाँ है, मिस स्पेल्ड वर्ड्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी हम बता रहे हैं, यहाँ पहले इसका आंसर देख लेते हैं दुरुस्त कौन सा। तो दोस्तों यहाँ पे जो दुरुस्त से पहले हम इसका एलिमिनेशन करते हैं कि ये पहला जो है ये गरीब। गरीब इस तरह गाफ से नहीं बल्कि गैन से लिखा जाता है। सॉरी, ये आपका गरीब जो है गैन से लिखा जाता है, तो इस तरह ये आपका हो जाएगा गलत। ये ख्वाजा जो है अलिफ के साथ नहीं बल्कि ख्वाजा लिखा जाता है, ख्वाजा लिखा जाता है इस तरह। तो इसे भी आप देख लीजिए कि ख्वाजा का जो सही इमला क्या है वो देख लीजिए।
और ये नाकिस जो है ये आपका लिखा जाता है इस तरह, नून अलिफ ज़बर ना, काफ और स्वाद, ये आपका होता है नाकिस। तो ये आपके तीनों गलत हैं, यानी गरीब, ख्वाजा, नाकिस ये गलत हैं, और ये नबी जो है ये आपका बिल्कुल इसका इमला सही है। जिस तरह मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में इंग्लिश के मिस स्पेल्ड वर्ड्स को कराया हूँ, जिस तरह रॉन्ग, WRANG, तो इस तरह दे दिया जाएगा कि आपका वर्ड स्पेलिंग जो है गलत है या सही है, तो आपको बताया जाएगा कि ये आपका गलत है या सही है, आपको वहाँ बताना है। तो इस तरह मिस स्पेल्ड वर्ड्स को भी देख के आप जाइएगा, या तो फिर मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, वहाँ से आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे मिस स्पेल्ड वर्ड्स के। सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 में कहा जा रहा है व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड। ये एक वर्ड है गुड इंग्लिश का, जो कि एक तरह का सिफत के माने में इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है ये। तो व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड, तो गुड का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों ये फॉर्म जो होता है 3 तरह का होता है, एक पॉजिटिव, एक कंपेरेटिव, एक सुपरलेटिव। इसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव के भी वर्ड्स को दाखिल करें, सुपरलेटिव और कंपेरेटिव के वर्ड्स को भी दाखिल करें, और कोशिश करेंगे जुमले को भी दाखिल करने की। फ़िलहाल यहाँ समझ ले रहे हैं कि गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगा, फॉर्म क्या बनेगा। आपके ऑप्शन ए में बेटर, 2 में बी बेस्ट, 3 में नाइस और 4 में एक्सलेंट। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर अपने कॉपी में टिक कर लीजिए। तो गुड का जो आपका सुपरलेटिव डिग्री बनता है वो बनता है क्या, बेस्ट, बेस्ट बनता है। और ये बेटर जो इसका कंपेरेटिव फॉर्म बनता है, क्या बनता है, COMPARATIVE। तो ये कंपेरेटिव फॉर्म इसका बन जाता है आपका आके बेटर, और पॉजिटिव आपका गुड है, कंपेरेटिव आपका बेटर है, सुपरलेटिव डिग्री आपका जो बनता है वो आपका बेस्ट बन जाता है, जो कि यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, वो लफ्ज़ जो इसम की जगह पर इस्तेमाल किया जाए क्या कहलाता है। यानी कोई ऐसा लफ्ज़ जो इसम के कायम मकाम या एट द प्लेस ऑफ नाउन जो यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शंस ए में है, 1 में फ़ेल है, 2 में इसम है, 3 में ज़मीर है, 4 में सिफत। फ़ेल, इसम, ज़मीर, सिफत आपको बताना है। फिर यहाँ डिफिनेशन पे आप देख लीजिए, तो इसको अगर आप उर्दू में याद करना चाहें उर्दू में, या फिर इंग्लिश के याद कर लें, तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका वही निकल गया। नाउन की डिफिनेशन कह लेते हैं कि वो जो किसी नाम, किसी जगह, किसी फ़र्द आम या ख़ास के जगह के मुकाबले इस्तेमाल किया जाए, किसी ऐसे शख्स को ज़ाहिर करे तो उसे इसम कहते हैं, और उसे उसके कायम मकाम इस्तेमाल किया जाए तो उसे हम ज़मीर कहते हैं। तो जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। वो लफ्ज़ जो इसम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है, वो आपका ज़मीर कहलाता है। प्रोनाउन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। तो नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन, उसको उर्दू में बोलते हैं ज़मीर। तो ये भी आप थोड़ा सा जहन नशीन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12, जो लफ्ज़ किसी की खसूसियत बताए क्या कहलाता है। जो लफ्ज़ किसी की खसूसियत बताए वो क्या कहलाता है। 1 में मारफा, 2 में नकरा, 3 में सिफत, 4 में ख़ास। जो लफ्ज़ किसी की खसूसियत बताए क्या कहलाता है, ये आपको बताना है कि जो लफ्ज़ किसी की खसूसियत बताए वो क्या कहलाता है। अ वर्ड दैट स्पेसिफाइज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ अ पर्सन इज़ कॉल्ड, क्या कहलाता है, कि जो किसी की ख़ास खसूसियत को बताए, या चाहे जाए कि वो अच्छाई हो या बुराई, किसी के फीचर को बताए तो क्या कहलाता है, तो वो आपका जो कहलाता है वो सिफत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, वो आपका सिफत कहलाता है। जो लफ्ज़ किसी की खसूसियत बताए उसे हम सिफत कहते हैं। जैसे कहते हैं गुड बॉय या बैड बॉय, तो लफ्ज़ गुड या बैड ये आपका सिफत हो जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो सवाल नंबर 12 का 3 बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 13 देखते हैं, कंपोज्ड बाई या फिर रिटन बाई का उर्दू तर्जमा क्या होगा। कंपोज्ड बाई या फिर रिटन बाई का उर्दू तर्जमा क्या होगा। 1 में आपका ऑप्शन जो 1 में है लिखा गया, 2 में के ज़रिया लिखा गया, 3 में तसनीफ़, 4 में किताबत।
अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप टिक कीजिए, क्योंकि ये एक तरह की राइटिंग से रिलेट करता है या फिर ट्रांसलेटिंग वर्ड है जो कि बहुत ही ख़ास है और आपको समझना ज़रूरी है इसे। तो इसको हम समझते हैं कि इसका राइट तर्जमा क्या होगा। कंपोज्ड बाई तो या रिटन बाई जब बोला जाता है के ज़रिया लिखा गया, लफ्ज़ बाई जो है ये आपका के ज़रिया का इजाफा कर रहा है। जैसे बोलते हैं रिटन बाई रमज़ान अली, तो मतलब रमज़ान के ज़रिया लिखी गई या लिखा गया। तो ये जो है बाई जो है एक तरह का के ज़रिया के माने में, रिसोर्स के माने में, रिसोर्स का माना यहाँ पैदा कर देता है कि उस इंसान के ज़रिए इस काम को किया गया। तो के ज़रिया आपको लाना ही पड़ेगा एज इट इज़ तर्जमा करने के लिए। लिखा गया ये आपका हो सकता है पैसिव फॉर्म में चला जाएगा। तसनीफ़ एक तरह का कह सकते हैं कि मतलब लिखना या किसी किताब को तसनीफ़ करना, किताबत है, ये राइटिंग से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पे जो सही तर्जमा हो जाएगा के ज़रिया लिखा गया। तो सवाल नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, कंपोज्ड बाय के ज़रिया लिखा गया। तो सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 में कहा जा रहा है इनोवेशन का हिंदी तर्जमा क्या होगा। एक लफ्ज़ है इनोवेशन, इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसका हिंदी तर्जमा क्या होगा। आपके ऑप्शंस ए में नवीनता, 2 में सामग्री और 3 में आधुनिक, 4 में उन्नत। ए में नवीनता, 2 में सामग्री, 3 में आधुनिक, 4 में उन्नत। तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप दीजिए। इनोवेशन कहते हैं हिंदी में, इसका मतलब होता है नवीनता, नयापन के माने में होता है। और उर्दू में इसको बोलते हैं जिद्दत। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको जिद्दत बोलते हैं या फिर बिदअत भी बोलते हैं, बिदअत बोलते हैं, या फिर एक और आता है जदीदियत भी बोलते हैं, जदीदियत भी बोलते हैं, जदीदियत। तो इतने मानी में ये अल्फाज इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक इनोवेशन जो होता है एक नई चीज़ें निकल के डिस्कवरी के थ्रू सामने आती हैं, जिसे हम नयापन से ताबीर कर देते हैं। तो वो आपका बिदअत हो, जदीदियत हो, जिद्दत हो, वो आपका इनोवेशन के माने में हो जाता है। तो इसे भी आप फर्दर जहन नशीन कर लीजिए। तो इनोवेशन का हिंदी तर्जमा क्या होगा। इनोवेशन का हिंदी तर्जमा आपका हो जाएगा नवीनता। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 15 देखते हैं और आज का आखिरी होगा वो। सवाल नंबर 15 में कहा जा रहा है कि दर्पण का उर्दू तर्जमा क्या होगा। दर्पण का उर्दू तर्जमा आपको बताना, ये हिंदी का शब्द है, आपको इसका उर्दू बताना है कि उर्दू में इसे क्या कहते हैं। दोस्तों इस तरह के वर्ड्स आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से होंगे उन्हें पता होगा, या फिर जो आंसर मैं बताऊंगा और उर्दू बैकग्राउंड से होंगे तो उन्हें हो सकता है कि उन्हें उर्दू का आंसर पता हो, या फिर इंग्लिश बताऊंगा जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश हो उन्हें इंग्लिश पता होगा। लेकिन आज बताने के बाद जो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश किसी भी बैकग्राउंड से हो उन्हें तीनों ज़बानों पे अबूर हो जाएगा, तीनों ज़बान में उसे वो समझ जाएंगे। तो दर्पण का उर्दू तर्जमा होता है आईना, खाना और आपका तस्वीर, मुजस्समा। तो ये जो है दर्पण का उर्दू तर्जमा होता है आईना। क्या दोस्तों, आईना होता है ये आपका उसका दर्पण का उर्दू तर्जमा हो जाएगा आईना, खाना, तस्वीर, मुजस्समा। ये नहीं बल्कि आईना इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। मिरर, MIRROR, मिरर। तो ये मिरर कौन सा है, आईना, शीशा कौन सा है, क्या जो इंसान के चेहरे को दिखाए या ना दिखाए। तो एक शेर से मैं इसको वाज़ह करना चाहूँगा। मैं आईना हूँ दिखाऊँगा दाग चेहरे का, मैं आईना हूँ दिखाऊँगा दाग चेहरे का, जिसे ख़राब लगे सामने से हट जाए। तो चूँकि आईना का काम क्या होता है, होता जो मिरर होता है, अ मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स योर फिजिकल स्ट्रक्चर एज इट इज़। तो मिरर जो होता है ना वो आपके फिजिकल को जैसा होता है वैसे ही आपको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो वही आईना है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, ऐसा नहीं जो ट्रांसपेरेंट हो। उधर मत जाइए, इस शेर को जहन नशीन कर लीजिए। आईना का माना आपको दर्पण या फिर मिरर ऑटोमेटिक आपके जहन में आ जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ 15 क्वेश्चन से, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो ज़रूर बताइए। और अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो कमेंट करके बताइए, और अपडेट रहिए मेरे चैनल के साथ ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।